के समय में बीजेपी की कोई मदद कर रहा है सक्रिय रूप से, तो एक तो मीडिया कर रहा है, अंजना ओम कश्यप हो गई, या गोस्वामी हो गया, या सुधीर चौधरी हो गया, या अमीश देवगन हो गया, ये पूरी तरह से मोदी जी के चरण चाटने में लगे। और दूसरी कोई मदद कर रहा है तो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को पता है कि मोदी जी की भक्ति में कोई कमी रह गई, तो मोदी जो है ये पीटता बहुत है। मैंने एक बार खुद एक इलेक्शन कमीशन के मुंह से सुना कि मोदी जो है बड़ा जालिम आदमी। तो आप समझिए मोदी जी को वो लोग पसंद हैं जो गिलगिले, लिजे, भ्रष्ट, और जिनके दांत से, मुंह से जो है भ्रष्टाचार टपक रहा हो। अब वो इसलिए है क्योंकि मोदी जी को सेवा किसकी करनी है? जनता की नहीं करनी, बिल्कुल। देश के संविधान की नहीं करनी, देश के किसी और अच्छे आदमी की नहीं करनी, सिर्फ उन्हें अडानी और अडवाणी की सेवा करनी है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज फिर हम रविंद्र कुमार जी की खिदमत में हैं। आप राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं और पेशे से वकील हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। 5 राज्यों में इलेक्शन शुरू होने वाला है, कैंपेन चल रही है। यूपी में तो वेस्टर्न यूपी में अभी 5 दिन बाद ही पहली वोटिंग होने वाली है, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और चीफ मिनिस्टर सब लोग कैंपेन में मुसलसल जुड़े हुए थे और मुसलसल लोगों से मिल रहे थे, दरवाजे दरवाजे पर जाकर के। जैसा कि पिछली बार रविंद्र कुमार जी ने कहा था कि थूक लगा करके पर्चा दे रहे थे। तो ये बहरहाल बहुत ही अहम इलेक्शन है। इस पर रविंद्र कुमार जी से जानते हैं कि क्या कुछ है, आप क्या कुछ देख रहे हैं। ये अब 5 दिन बाद जो वोटिंग होगी, अब तक कई जगह से ऐसी खबरें आई हैं कि बीजेपी के नेताओं को अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, घरों के सामने लिख दिया यहाँ बीजेपी वाला कोई ना आए। ऐसी हालत में क्या कुछ देख रहे हैं आप इलेक्शन में? देखिए, चुनाव जो है बड़ी दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। और ये समझिए कि जैसे अगर आप शोले फिल्म देखने जाएं और पहली रील पे ही क्लाइमैक्स आ जाए, यानी क्लाइमैक्स हमेशा एंड में आता है, लेकिन इस यूपी चुनाव में जो क्लाइमैक्स है वो पहले दिन ही आ गया। अच्छा, शुरुआती फिल्म की क्लाइमैक्स से हो रही है। तो आप देखिए कि पूरा क्लाइमैक्स में जैसे मार धाड़ की सीन होते हैं, सनसनी होती है, बड़े जो चीखने चिल्लाने वाले डायलॉग होते हैं वो यूपी में बोले जा रहे हैं। अच्छा। अब आज ही मैं देख रहा था तो इंडिया टुडे मैगजीन मेरे को अचानक मिली, तो उसमें ये फोटो जब मैंने योगी जी की देखी, तो मैंने कहा इसमें योगी जी के हाथ में जो है एक रिवॉल्वर होनी चाहिए थी, वो गायब है। क्योंकि आप देखिए तो योगी जी का जो उंगली है, तर्जनी जिसे हम बोलते हैं, वो बिल्कुल ट्रिगर पे लगी हुई है। और सामने वो शूट करने वाली है, या तो जाटों को शूट करेगी, या किसानों को शूट करेगी, या मुसलमानों को शूट करेगी। तो अब देखिए कि एक इमेज बिल्डिंग होती है, इमेज बनाई जाती है, नेता की बड़ा विनम्र है, बड़ा करुणावान है, बड़ा जनता का भला सोचने वाला है। तो मोदी जी ने और योगी जी ने अपनी जो इमेज बनाई है वो एंटी हीरो वाली बनाई है, खलनायक नायक। तो वो जो है लगता है कि जैसे योगी जी के हाथ में स्टेन गन हो, AK-47 हो, रिवॉल्वर हो, दाड़ 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 दाड़। तो जगीरा एक फिल्म आई थी जिसमें डैनी एक कैरेक्टर बनता है, और जब वो बोलता है तो सबसे पहले सियारों के और जो भेड़ों के और चीज़ों के रोने की आवाज़ आती है, और पूरे शहर में जो है आतंक मच जाता है। यानी जो आदमी सिनेमैटिक हॉल में बैठकर फिल्म देख रहा होता है वो भी डर जाता है। तो एक समझिए खौफ जो है पैदा करना, ये नेताओं का गुण नहीं है, ये गुंडों का गुण है, बिल्कुल माफिया का गुण है। यानी दाऊद इब्राहिम खौफ पैदा करे या और दूसरा करे तो समझ आता है, लेकिन कोई चीफ मिनिस्टर ही वैसी काम करने लगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा। नहीं, वो ठोक देने वाली बात तो उन्होंने कही थी। उन्होंने, वो तो उनका खैर पेट डायलॉग है, वो तो उनके नाम रजिस्टर्ड है, ठोक दो, उन पे कॉपीराइट है उनका, ठोक दो। और अभी उन्होंने, जैसे आपने देखा होगा कि मुजफ्फरनगर में जाकर कहा और कैराना और मुजफ्फरनगर को याद किया, और सहारनपुर में वो बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा था बड़ी गर्मी आ गई है। अब गर्मी आ गई है और मैं जो हूँ मई और जून में शिमला जैसी ठंड ले आता हूँ। तो गर्मी लाना जो है एक डायलॉग है, जो लोग पशुपालन करते हैं वो कहते हैं भैंस गर्म हो गई है, बकरी गर्म हो गई है, भेड़ गर्म हो गई है, तो उसके लिए झोटा ढूंढा जाता है, सांड ढूंढा जाता है, और वो उसकी गर्मी शांत करता है। तो योगी जी बता रहे हैं मैं वो झोटा हूँ, मैं गर्मी शांत करूंगा। तो यानी योगी जैसा आदमी जो कि संत होना चाहिए, वो ऐसी बात नहीं करेगा कि सांड की तरह मैं चढ़ जाऊं किसी पे। तो योगी जो है ये योगी नहीं है, ये जो है सांड
और जो बैल और जो दूसरी प्रजाति के लोग हैं, इसका मतलब ये मानवीयकरण इनका खत्म हो गया है, पशुवत हो गए हैं, ये जानवर की तरह हो गए हैं। और इसीलिए सीधे धमकी देते हैं वोटरों को कि अगर तुमने हमें वोट नहीं दिए तो दंगे हो जाएंगे, अगर तुमने हमें वोट नहीं दिए तो फलाना काम हो जाएगा। यानी मतदाताओं को धमकाकर वोट लेने की हालत क्यों हो गई इनकी? क्योंकि इन्हें घर घर में दुत्कारा जा रहा है। इनका वर्कर जाता है तो पहले हम देखते थे पटका पहनकर दिल्ली में लोग घूमते थे, और केसरी पटका होता था, अपनी गाड़ी के आगे बीजेपी लिखा होता था, एक हनुमान जी की फोटो लगा लेते थे। अब जो है सब छुप गए। मेरी एक बीजेपी के बड़े नेता से बात हो रही थी, मैंने कहा पहले तुमने गाड़ी में वो लगा रखा था झंडा, और फिर आप पटका पहनते थे, और पीछे गाड़ी में वो हनुमान जी की वो फोटो लगा रखी थी, अब क्या हुआ? कहता है भाई साहब डर लगता है अकेले निकलते हुए, क्या पता कब कोई पीट दे। तो पीट दे जब नेता के मन में और उसके कार्यकर्ता के मन में भाव आ जाए, तो समझिए जनता के मन में इनके लिए कितनी घृणा है। यानी आप आदमी से बोले बिना भी ये पहचान सकते हैं कि ये आदमी मुझसे कितनी घृणा करता है। तो आप समझिए आज देश के किसानों के आंखों में, देश की औरतों में, देश के बेरोजगारों में, देश के बच्चों में बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल और जितने भी इन्होंने ऐसे संगठन खड़े कर रखे हैं, उनको लेकर जो है लोगों के मन में घृणा है, वितृष्णा है। जी। और लोग इनसे यानी घृणा की दृष्टि से देखते हैं इनको। तो इन्हें पता है कि हमारी हालत क्या है। गांव में लोगों ने बोर्ड लगा दिए हैं कि बीजेपी के वर्कर का और कुत्तों का आना मना है। लोग इनके कपड़े फाड़ देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुत्तों को साथ साथ। जी हाँ, इनकी तुलना जो है, मैं तो बैल से कर रहा हूँ, मैं तो फिर भी शंकर जी के वाहन है, लेकिन उन्होंने इनकी तुलना के बारे में लिख दिया कुत्ते, जैसे अंग्रेजों के जमाने में लिखा होता ना, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। वो महात्मा गांधी का भी एक कोई वाकया। जी हाँ, इसीलिए तो मैं वो याद दिला रहा हूँ, इनकी स्थिति वैसी हो गई है। तो इनको ये पता चल गया है कि अब हमारा जो है तंबू उखड़ गया। अब तंबू उखड़ गया तो अब ये जो है बंदर घोटकी दे रहे हैं। ये योगी जी जो बोल रहे हैं ना कि मैं ना हारा हूं, ना हारूंगा, ना हार मानूंगा, ये हिटलर भी यही बोलता था, मुसोलिनी भी यही बोलता था, सारे तानाशाह बोलते हैं। लेकिन अल्टीमेटली तानाशाह का अंत क्या होता है? किसी तानाशाह की आज तक हम स्तुति नहीं करते। जी। हम तानाशाह के बारे में घृणा से ही करते हैं और उसको लोग उसका नाम नहीं रखते। आज तक आपने नहीं देखा हो किसी ने अपना नाम रावण रखा हो। किसी यूरोप में तो किसी बच्चे का नाम जो है आपको हिटलर या मुसोलिनी मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं रखते लोग। तो उनसे लोग घृणा करते हैं। बिल्कुल। तो इन्होंने अपने 5 साल के शासन में अपने प्रति जनता के मन में घृणा पैदा करवाई है, और उसके लिए दोषी हैं। अब जैसे चुनाव यूपी का नहीं हो रहा जी, चुनाव पंजाब में भी हो रहा है, चुनाव जो है उत्तराखंड में भी हो रहा है, गोवा में भी हो रहा है, मणिपुर में भी हो रहा है। जी। अब देखिए पंजाब में ये कहते हैं कि आप जो है एक बड़ा संगठन है, आप जीत सकता है, लेकिन आपके बारे में जो सच है वो कोई नहीं बताता, आप वाले तो बताएंगे। आप देखिए जब 3 किसान बिल पास हुए, मोदी जी ने संसद में पास किए, तो उसके ठीक 11 दिन बाद दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने वो तीनों किसान बिल पास कर दिया। देश में सबसे पहले तीनों किसान बिल कहां लागू हुए? दिल्ली में, और केजरीवाल ने पास कर दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो बिल वापस ले लिए हैं, दिल्ली ने नहीं लिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने नहीं लिए। यानी दिल्ली में आज भी किसान बिल लागू हैं, और वो केजरीवाल जाकर जो है पंजाब के किसानों को कह रहा है मुझे वोट दो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत कम लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार ने कानून वापस लिया, लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी नहीं लिया। दिल्ली में लागू है, दिल्ली और वो वोट मांग रहा है पंजाब। तो ये दिल्ली के किसानों को खास तौर पर इस बात को, चूंकि दिल्ली में भी बहुत से गांव हैं, लेकिन पंजाब के किसानों को भी समझ आना चाहिए कि असली जो इसको लागू करने वाला है केजरीवाल है, अब हमारी छाती पे बैठने वाला है। अच्छा, वो ऑटोमेटिक नहीं होता कि अगर संसद ने, फेडरल गवर्नमेंट ने अगर कानून वापस ले लिया तो स्टेट का अपने आप ही उसको नहीं। अब जैसे हम कहते हैं सीआरपीसी आईपीसी में कोई चेंज हुआ, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, सेंटर भी करती है। अच्छा। लेकिन अगर सेंटर ने वो विड्रॉ कर लिया और स्टेट गवर्नमेंट ने उसे विड्रॉ नहीं किया तो वहां लागू माना जाएगा उस स्टेट में। जैसे यूपी में आप देखेंगे एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं है, क्योंकि वहां की सरकार ने कर रखा है, वहां स्टे ऑन अरेस्ट मिलता है। अच्छा, आपको एंटीसिपेटरी बिल नहीं मिलती। तो उस राज्य का कानून लागू रहेगा। तो तीनों किसान बिल जो है दिल्ली में लागू हैं। और दूसरी बात देखिए कि केजरीवाल किसानों का बड़ा हितैषी बन रहा है, लेकिन जब दिल्ली में पराली जलने की बात होती थी तो वो कहता था पंजाब के किसान पराली जला रहे हैं।
यानी आज ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि पराली जलाने से दिल्ली में पॉल्यूशन नहीं बढ़ता। लेकिन पंजाब के किसानों को सबसे पहले अगर किसी सरकार ने बदनाम किया है पराली जलाने के लिए तो अरविंद केजरीवाल है। और वो केजरीवाल जिसे तीनों किसान बिल लागू कर रखे हैं, जो पराली जलाने के उन पे आरोप लगाता है, और वो किसानों को ये बात याद नहीं है। तो मैं जो ये कहना चाहता हूं कि ये एक तरह से अरविंद केजरीवाल और आरएसएस ये दोनों एक हैं। कि मैं हमेशा कहता हूं कि आरएसएस की दो टांगे हैं, वैसे तीन है। एक टांग तो बीजेपी है, एक टांग जो है आप है, और एक बीच वाली एक टांग है वो जो है ओवैसी है। तो ये समझिए आरएसएस की टांगे हैं। तो ये टांगे जो हैं बीजेपी की मदद करती हैं। और आज के जैसे हम चुनाव की बात करें तो पंजाब के चुनाव जो है अब 20 तारीख को होने हैं, तो अब इसमें थोड़ा टाइम मिल गया है। लेकिन ऐसी हालत में भी जो है पंजाब में भी बीजेपी कहीं नहीं है, ना पहले नंबर पे है, ना दूसरे नंबर पे है, ना तीसरे नंबर पे है, तीनों नंबर पे नहीं है। अच्छा। तो बीजेपी की क्या हालत है आप समझ सकते हैं। और दूसरा गोवा में है। गोवा के बारे में तो सीधी बात है कि भाई वहाँ के चुनाव जो है एक तरह से इतना दल बदल हो चुका है कि बाप कहीं है, बेटा कहीं है, उसकी बीवी कहीं है, पोती कहीं है। और ऐसे यूपी में आप देख रहे हैं कि बाप कहीं है, बेटी कहीं है, बेटा कहीं है, वो पति कहीं है, पत्नी कहीं है। और कई बार तो ये भी हो रहा है कि चाहे वो पॉलिटिकली कोई खास इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन रिश्ते की वजह से उसको लाया जाता है। इसलिए लाया जाता है कि भाई तू अपनी बीवी को नहीं समझा पा रहा, तू अपनी बेटी को नहीं समझा पा रहा, तू अपने बेटे को नहीं समझा पा रहा, तो तू जनता को कैसे समझाएगा। ये उसका एक नैरेटिव है। और ऐसे ही उत्तराखंड में आप देखिए, उत्तराखंड में तो बीजेपी ने मान लिया हमारी हार है, यानी बीजेपी जाके राजी नहीं वहां कोई। अच्छा। और नागालैंड में भी यही हाल है। नागालैंड में भी फूफा तो कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर चुप होकर बैठ जाते हैं। सिर्फ आज के समय में बीजेपी की कोई मदद कर रहा है सक्रिय रूप से तो एक तो मीडिया कर रहा है। अंजना ओम कश्यप हो गई, या गोस्वामी हो गया, या सुधीर चौधरी हो गया, या अमीश देवगन हो गया, ये पूरी तरह से मोदी जी के चरण चाटने में लगे। और दूसरी कोई मदद कर रहा है तो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को पता है कि मोदी जी की भक्ति में कोई कमी रह गई तो मोदी जो है ये पीटता बहुत है। मैंने एक बार खुद एक इलेक्शन कमीशन के मुंह से सुना कि मोदी जो है बड़ा जालिम आदमी है। तो अब तो खैर उनकी डेथ हो गई तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये बात मैंने सुनी इसलिए मैं शेयर कर सकता हूँ। तो इलेक्शन कमीशन को सरकार से बड़ा डर लगता है। अब मुझे उसका कारण नहीं समझ आया, तो उसका एक कारण तो मैंने ढूंढा कि जितने भी अब इलेक्शन कमिश्नर बन रहे हैं वो IRS होते हैं। अच्छा। इंडियन रेवेन्यू सर्विस के आदमी हैं। वो टैक्स वाले लोग हैं वो। नहीं, वो चोर होते हैं। चोर होते हैं। IRS का मतलब पैदाइशी चोर। तो इसीलिए चोरों को लाओ ताकि कभी भी डरा करके उनसे जो चाहो काम ले। नहीं समझे, उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं तो कैंचुओं की तरह होते हैं। भाई पैसे दे दे, पैसे दे दे, पैसे दे दे, पैसे ले ले, पैसे ले ले, पैसे ले ले। अब उनको जो है ईडी में सारे, मैं ईडी की लिस्ट देख रहा था, सारे अफसर IRS है। यानी कि IPS सारे नालायक है, IAS सारे नालायक है। IRS मोदी जी ने चुन चुन के जैसे हार जड़ते हैं ना, मतलब उसमें एक IRS है, दूसरा IRS, तीसरा IRS, और वो IRS क्या करते हैं, पैसे दे दो। मतलब वो करप्ट लोगों को जानबूझकर, महाभ्रष्ट, यानी चेहरे से कई लोगों को लगता है ये भ्रष्ट है, यानी टपक रही होती है भ्रष्टता, उनको उस ईडी में बना दिया। और उसको क्या किया, 5 साल की भी टाइम बढ़ा दिया। वो मिश्रा जी जो हैं, मिश्रा जी को पहले 2 साल का टाइम दिया, फिर 1 साल बढ़ा दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें विरोध किया तो अब 5 साल का बढ़ा दिया। तो आप समझिए मोदी जी को वो लोग पसंद हैं जो गिलगिले, लिजे भ्रष्ट, और जिनके दांत से, मुंह से जो है भ्रष्टाचार टपक रहा। अब वो इसलिए है क्योंकि मोदी जी को सेवा किसकी करनी है, जनता की नहीं करनी, बिल्कुल देश के संविधान की नहीं करनी, देश के किसी और अच्छे आदमी की नहीं करनी, सिर्फ उन्हें अडानी और अडवाणी की सेवा करनी है। तो अडानी अंबानी जो है वो उनकी सेवा में लगे रहते हैं, और हमारे अडवाणी जी जो है वो बेचारे रद्दी की टोकरी में कहीं पड़े रहते हैं। तो आप समझ लीजिए ये जो चुनाव है, ये चुनाव जो है ये 5 गुजराती लड़ रहे हैं। 5 गुजराती, उसमें एक अडानी है, एक अंबानी है, एक मोदी है, एक जो है शाह है, और ये सारे लोग जो है चुनाव लड़ते। 5वां कौन है? 5वां जनता ढूंढे ना, फिर मैं अगली बार बताऊंगा। मैं जो काम बात करता हूँ चार बताए आपने, आपके मन में आया सवाल। हाँ, 5वां में बाद में बताऊंगा, ताकि लोग भी तो सोचे। नहीं तो ये तो इनएक्टिव हो गया कि आप बैठे हुए मूंगफली खा रहे हैं और हमारा भाषण सुन रहे हैं। जी। तो आप भी अपना दिमाग लगाइए, फिर अगली बार बता देंगे। सही। तो ये सारा जो चुनाव है 5 राज्यों का, 5 गुजरातियों के बारे में है। अब देश के 5 राज्यों को चुनाव करना है कि हम 5 गुजरातियों की गुलामी में रहेंगे या हम आजाद होकर रहेंगे। मैं नहीं कहता कि मुख्यमंत्री किसी वहाँ के राज्य का नहीं होना चाहिए, भाई पंजाब में पंजाब का होना चाहिए, गोवा में गोवा का होना चाहिए, झारखंड में झारखंड का होना चाहिए, उत्तराखंड में उत्तराखंड का होना चाहिए, मणिपुर में मणिपुर का होना चाहिए। लेकिन यूपी में जो आप देखिए योगी जी जो है वो भी इम्पोर्टेड किए हुए हैं, उत्तराखंड के आए हुए हैं।
जी 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 जी। उनका ना जन्म हुआ, ना वो पढ़े ना लिखे, तो आपने एक बाहर का आदमी थोपा हुआ है। और यूपी में मोदी जी भी थोपे हुए हैं, गुजरात से आए और वो बनारस में आके बैठ गए। तो आप समझिए यूपी का जो सारा चुनाव है, यूपी के लोगों का उससे कोई संबंध नहीं है। जो आज यूपी पे राज कर रहे हैं, उनके दिल में, दिमाग में, उनकी नसों में यूपीयत नहीं है। जैसे पंजाबियत की बात चन्नी ने की, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि भाई पंजाबियत को मोदी जी ने चुनौती दी है कि मैं जिंदा लौट आया। जैसे पंजाब के लोग बड़े खूंखार होते हैं, लूट लेते हैं, मार देते हैं, तो उसने कहा नहीं, पंजाब के लोग किसी को मारते नहीं है, पंजाब की किरमान हमेशा उठती है तो लोगों की रक्षा के लिए उठती है। तब उसने कहा कि पंजाबियत का अपमान किया है मोदी जी ने। तो ऐसे ही योगी जी ने यूपीयत का वो किया है। और कल मैं निर्मला सीतारमण का एक वो देख रहा था इंटरव्यू, वो कहती है कि यूपी आंसर, अच्छा यूपी आंसर के एमपी भाग गया। तो मैं बड़ी देर सोचता रहा यूपी आंसर, यूपी स्टाइल का आंसर कौन सा होता है। तो मुझे याद आया, ओ हो, ये औरत जो है श्रीमती ईरानी की तरह राजीव गांधी, राहुल गांधी का नाम ले रही है। ये राहुल गांधी से बड़ी ऑब्सेस्ड है। जैसे प्रियंका गांधी के आने के बाद प्रियंका पे कोई टिप्पणी नहीं आती इनकी, जी जी जी, सिर्फ राहुल गांधी पे लगे रहते हैं। श्रीमती ईरानी अद्भुत के राहुल गांधी को, जैसे अभी आपने देखा होगा, लोकसभा में भी तिरछी निगाह से देख रही है। ऐसे ये जो है निर्मला सीतारमण, ये भी ऑब्सेस्ड है राहुल गांधी से। इसके मन में पता नहीं क्या टीस है। श्रीमती ईरानी की तो टीस मुझे समझ आती है, लेकिन इसकी टीस मुझे नहीं समझ। वो समझ आती है आपको? वो मुझे समझ आती है। चितवन से उसने देखा है। एक वो कहानी, एक गाना आता है, जी जी जी, उसने चितवन से 12। वो मैं वही पूछना चाहता, क्योंकि लोग बहरहाल जहनों में सवाल तो आता है। नहीं आता है हर आदमी। आप आज लोगों के लिए सवाल ज्यादा छोड़ रहे हैं। सवाल इसलिए कि सोचो करो, क्योंकि सारा ठेका एक रविंद्र कुमार ने या काजमी जी ने या किसी और ने तो नहीं ले रखा। क्योंकि भविष्य आपका है, आपके बच्चों का भविष्य खराब होगा, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। महंगाई के लिए जब आप सामान लेने जाओगे तो आपको खाने के लिए चुनना पड़ता है आज के दिन कि कौन सी सब्जी खरीदूं कि घर में सबका पेट भर जाए। आपके घर पे कपड़े खरीदे, आपने सोचिए लास्ट बार कपड़े कब खरीदे थे? कपड़े खरीदने के लिए, जूते कब खरीदे थे? लोगों के चलते चलते मैं एक जा रहा था, मेट्रो से एक आदमी उतरा, बेचारे का पांव टेढ़ा हुआ और उसके जूते का तला निकल गया। मैंने ये क्या हुआ? कहता है भाई साहब पैसे नहीं है। तो मैंने उसे पैसे दिए। भाई अब हालत ये है कि ये जो कोरोना और इस सब में, और इधर ये सरकार ऐसी, इस सब में मुझे ऐसा लगता है कि नए सॉक्स खरीदने के लिए भी आदमी सोचता है। तो रिपोर्ट आई है कि हिंदुस्तान के आदमियों ने कच्छे खरीदने बंद कर दिए। कच्छे उद्योग में, मतलब जिस चीज को खरीदना टलाया जा सकता है तो लोग टला रहे हैं। क्या करें बेचारे। आप समझिए सरकार ने समझ लिया है कि लोगों को क्या चाहिए। यूपी सरकार ने क्या बांटा लोगों को? भाई चावल दे दो इनको, गेहूं दे दो इनको, नमक दे दो, तेल दे दो, यानी आप समझो इसके अलावा और कुछ नहीं डलता, और कुछ जरूरत नहीं, खाने में कुछ नहीं चाहिए। लोगों का ये बुरा हाल हो गया है कि बीजेपी जो रैली करती है तो उनको होर्डिंग उतार के ले आते हैं और उसमें जो लकड़ी होती है चारों ओर फ्रेम होता है उसको चूल्हे में जलाते हैं। तो इसका मतलब योगी जी उपयोगी हैं, लेकिन चूल्हा जलाने के लिए कि उनका पोस्टर फाड़ो। तो अभी आपका एक वीडियो है हमारे यहाँ से जिसमें आपने 5 राज्यों में हारने की बात की थी। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूँ, अब क्या लगता है आपको? 5 राज्यों में हारेंगे, बुरी तरह हारेंगे और इस तरह हारेंगे कि कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। और 2024 के चुनाव के बारे में ये समझ लीजिए, 2024 के चुनाव का फैसला जो है 2022 का चुनाव ही कर देगा। ये बहुत ही अहम है और मैं समझता हूँ ये बात याद रखने की और समझने की है। सोशल मीडिया पर भी अब कुछ मुश्किलात आने लगी हैं और लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि सच्चाई और हकीकत आप तक पहुंचाई जाए। और रविंद्र कुमार जी बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने हमें समय दिया। 5 राज्यों के बारे में आप बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आप लोगों को सोचने समझने की ज़रूरत है, अपने बच्चों के फ्यूचर, अपनी रोटी के बारे में सोचने की ज़रूरत है, जो वो मिलनी मुश्किल हो रही है। लोगों को जूता नहीं खरीद पा रहे, मोजा नहीं खरीद पा रहे, जैसे कि आपने कच्छा नहीं खरीद पा रहे। तो इस हालत से और ज़्यादा बुरे हाल ना हो, इसके लिए हमारी आपकी सभी की जिम्मेदारी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।